युवा साथी लोग हैं इस वक्त मुखिया जी के यहाँ पहुँचे हैं। बता दें सबलपुर पंचायत पटना सदर प्रखंड के सबलपुर पंचायत में ये लोग पहुँचे और हाथ में पर्ची लिए हुए। किस चीज़ का पर्ची लिए हुए हैं आप लोग हाथ में? मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं पप्पू कुमार, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नई दिल्ली। जी सर, ये पर्ची जो आप देख रहे हैं जी, ये वामसेफ की ऑफिसर विंग भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है और इस भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले हम लोग 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती का महोत्सव कर रहे हैं। और इसी जन्म जयंती के महोत्सव को सफल करने के लिए अभी मुखिया जी के पास आए हैं और तमाम हम अपने ग्रामवासियों के साथ विजिट कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं कार्यक्रम में आने के लिए। ये जो कल कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें कई सारा मुद्दा भी आपको देख रहे हैं, विषय जो इसमें डाले हैं उसको लेके क्या कहेंगे? इसके पीछे क्या सोच है आप लोगों की? और सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के करने का पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जी, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत सारे लोग भारत में अभी कल बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम करेंगे। जी जी, हर पार्टी का है। हाँ, वो तमाम रीजनल पार्टियां या नेशनल लेवल की पार्टियां सभी लोग जयंती करेंगे जी, क्योंकि किन्हीं का भी दुकान बाबा साहब के नाम के बगैर चल नहीं सकता जी, तो बाबा कुछ लोग जो है सिर्फ जयंती मनाने तक ही सीमित रहते हैं। हाँ भाई, वोट लेना है तो सिर्फ जन्मदिन के अवसर पे बाबा साहब का जयंती करना ही उनका उद्देश्य होता है। लेकिन हम वामसेफ और इनके ऑफिसर विंग भारतीय विद्यार्थी मोर्चा हम लोग इस जयंती के पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हम समाज को जागृत करना चाहते हैं, हम समाज को दोस्त और दुश्मन की पहचान कराना चाहते हैं, हम उनको हक अधिकारों के बारे में जागृत करना चाहते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये हम लोग भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 2011 को हुई है और तब से हम लोग ये निरंतर करते आ रहे हैं। हम अपने बहुजन विद्यार्थियों की समस्याओं को समाधान करने को लेकर तमाम प्रकार की एजुकेशन प्रोग्राम हमारे विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले किए गए हैं और इसका काफ़ी रिजल्ट भी आया है। तो हम लोग हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये हम बहुजन लोगों को बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों के, उनके द्वारा दिए गए हक अधिकारों के बदौलत जो हम लोगों को पढ़ने का अवसर मिला, नौकरी करने का अवसर मिला, उन सारे अवसर के बदौलत जो हम लोग आज ऐसा जीवन जी पा रहे हैं, उन्हीं अवसर को बाधित रखने के लिए हम लोग आज विद्यार्थी वर्ग होने के नाते समाज में निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और समाज के लोगों को भी जागृत कर रहे हैं। ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या के बारे में भी आप इसमें जिक्र किया है। आपने जो सवाल किया सर वो बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी गंभीर सवाल है। और ईवीएम जैसे कि भारत के अंदर प्रत्येक 18 वर्ष के युवा को वोट देने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन इन युवाओं को 18 वर्ष होने के बाद जैसे ही इनको वोट देने का अधिकार मिलता है, उनकी वोट को ईवीएम के माध्यम से जीरो कर दिया गया है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट जब खुद छानबीन करने के बाद जब उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है, लेकिन जो ये चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग जो अभी सेंट्रल में सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, इनकी सरकार के साथ मिली भगत करके ये ज़बरदस्ती तरीके से, जबरिये तरीके से ये ईवीएम को थोपना चाहते हैं, जो कि ये सरासरी लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। हमारे वोट के अधिकारों को शून्य कर दिया गया है क्योंकि इसके लिए बाबा साहब ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने 4 बेटों की कुर्बानी दी है और उनकी पत्नी माता रमाबाई अम्बेडकर ने भी अपनी जीवन को न्यौछावर किया है, तब जाकर हमें ये इतना बड़ा अधिकार मिला है। और वोट का अधिकार यह लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है, इससे बड़ा अधिकार कोई नहीं है। तो ये जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मिला है, इस वोट देने का अधिकार सिर्फ वोट देने का ही अधिकार नहीं होता है। वोट देने का अधिकार का मतलब हमें राजा बनने का अवसर मिला है, यह सिर्फ राजा चुनने का मामला नहीं है। 25 में चुनाव है, वैसे में क्या कहना चाहेंगे तमाम जो आप लोगों के जो लोग इस 25 में जो बिहार राज्य की विधानसभा की जो चुनाव हो रही है, इसमें हम एक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को
हम यह मैसेज देना चाहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से कि जो रीजनल पार्टियां हैं बिहार के अंदर, उन रीजनल पार्टियों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा जो षड्यंत्र है वो ईवीएम के माध्यम से किया जा रहा है। आप पिछला लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखते हैं तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव मतलब आरजेडी का जो प्रभाव है बिहार के अंदर, या जो रीजनल पार्टियां हैं उन सभी को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, वो ईवीएम के माध्यम से किया जा रहा है। और इसके लिए मैं खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी से यह विनंती करना चाहता हूँ, आपको यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि भारत मुक्ति मोर्चा और इनके ऑफशूट विंग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इन विंगों के माध्यम से निरंतर माननीय बामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ईवीएम के विरोध में ये लंबे अरसे से लड़ाई जारी है। तो इसलिए मैं आपसे पुनः विनंती करता हूं कि इस ईवीएम की लड़ाई में आप लोग सड़कों पे आइए। ये सिर्फ स्टेटमेंट देने का वाक्य नहीं है, क्योंकि ये हमारे आने वाली नस्लों की लड़ाई है, ये हमारे आने वाले पीढ़ियों की भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। ये ईवीएम के माध्यम से धीरे धीरे हम बहुजनों की पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को समाप्त करना चाहती है ये बीजेपी और कांग्रेस। वक्फ कानून को लेकर क्या है वक्फ कानून को लेकर जो कानून अभी पारित हुई है जी, उसके संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हर एक भारत के अंदर जो लोकतंत्र है वो सभी लोगों को धर्म की स्वतंत्रता है, तो ये जो वक्फ बोर्ड की इन लोगों ने जो मुसलमान भाइयों का जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनकी संपत्तियों पे इनकी निगाह है और उनको डैमेज करना चाहते हैं वो लोग। जैसे अभी बोध गया के अंदर देखें तो महाबोधि विहार है, उस महाबोधि विहार में जिस तरीके से बुद्धिस्ट लोगों का देख रेख का, रख रखाव का नियंत्रण होना चाहिए था, लेकिन इन बुद्धिस्ट लोगों के पास ये नियंत्रण न होकर वहाँ पे जो 9 ट्रस्टी मेंबर हैं उस मेंबर में 4 बुद्धिस्ट हैं और 4 अन्य लोगों को रखा गया है जिसमें ब्राह्मण्स लोग हैं और एक वहाँ के जो डीएम होते हैं वो होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब बुद्धिस्ट लोगों के अंदर में जो नियंत्रण होना चाहिए वो सारे ट्रस्टी मेंबर बुद्धिस्ट लोगों के होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे इन लोगों ने अनियंत्रित एक बीटी एक्ट 1949 बनाकर जो आज़ादी के पहले से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया, और इस कांग्रेस के रीजन में ये बीटी एक्ट 1949 बनाकर वहाँ पे जो बुद्धिस्टों का वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि वह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहाँ पे पूरे दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों का एक वैश्विक धरोहर है। इस धरोहर पे वहाँ पे ब्राह्मण्स लोगों ने कब्जा किया है और वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मंदिर के सटे बुद्धिस्ट टेम्पल के ही जगह पे एक मंदिर का निर्माण करके ये लोग अनियंत्रित वहाँ पे करना चाह रहे हैं, अपने कब्जा में रखना चाह रहे हैं। तो इसका क्या लगता है कि मुद्दा से भटकाया जा रहा है और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह के मुद्दे को लाया जा रहा है? जी बिल्कुल। अभी हम लोग देखते हैं तो अभी वर्तमान समय की बात करें तो भारत में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो बेरोजगारी की समस्या है जी। अगर जैसे कि हम एनसीआरबी की डाटा बताते हैं तो ये एनसीआरबी का डाटा जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो है उसका डाटा यह बताता है कि भारत के अंदर 7% अनपढ़ बेरोजगारी है, तो इससे 3 गुना ज़्यादा 18% पढ़ा लिखा भारत के अंदर सुशिक्षित बेरोजगारी है। तो यह एक भयानक समस्या है। और एक ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो डाटा हम लोगों को जानकारी में आया है कि भारत के अंदर लगभग 83% यूथ हैं जो बेरोजगार है। तो ये बहुत ही जो बातें जो ज्वलंत समस्याएं हैं बेरोजगारी की उन पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के पार्टी है, ये हम लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के धर्म के मंदिर मस्जिद के नाम पे बरगला के रखना चाहती है। ये बेरोजगारी के नाम पे नहीं बात करेगी, ये शिक्षा के विषय पे बात नहीं करेगी। अभी वर्तमान में देखें तो 2020 में एक लॉकडाउन के समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, जो हमारा सामाजिक शत्रु है ब्राह्मण। इन लोगों ने षड्यंत्र करके इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है और इसका यह दुष्परिणाम होगा कि आने वाले समय में जो बहुजन विद्यार्थी हैं
इन बहुजन विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित रखना यह इनका षड्यंत्र है। क्योंकि इसमें एक नियम बनाया गया है कि ये स्कूल मर्जिंग करने का एक कॉन्सेप्ट, एक नियम बनाया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है उसको ये प्राइवेट स्कूलों के साथ मर्ज करेंगे, और ये मर्ज होने से क्या होगा कि जो भी प्राइवेट स्कूलें हैं उनमें फीस लिए जाएंगे। क्योंकि सरकारी स्कूल में तो हम SC ST OBC और माइनॉरिटी जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके ही बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो ये षड्यंत्र करके हम बहुजनों को हायर एजुकेशन में जाने से वंचित रखने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया गया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही भयानक षड्यंत्र है। यह हमारे जो लीडर हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, जो भी बहुजनों के लीडर हैं, उन सभी लीडरों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। और तमिलनाडु ने तो सख्त मना किया है। जो MK स्टालिन है वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने सख्त मना किया कि हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, अगर सरकार हमारे लिए बजट भी स्पेशल देती है फिर भी हम इसको लागू नहीं करेंगे। तो ये सभी हम अपने बहुजन लीडरों से विनती करते हैं। ताज़ा मामला हम बताना चाहेंगे, अभी 9वीं की छात्रा फीस नहीं उसके पेरेंट्स जमा कर पाए, जिसके लिए जो है उसके परिवार वाले को और उस बच्ची को जो है बहुत ज़्यादा स्कूल में शर्मिंदा किया गया, और जिसके चलते वो बच्ची आत्महत्या कर ली। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि न्यू शिक्षा नीति भी फेलुअर है सरकार का? जी, एक कह सकते हैं हम लोग कि ये जो शिक्षा है, जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 1 नेशन 1 एजुकेशन है। वहाँ पे मतलब प्रधानमंत्री का भी बेटा, अगर प्रेसिडेंट का भी बेटा जिस स्कूल में जाता है उस स्कूल में एक लेबर क्लास का भी बच्चा पढ़ने जाता है। लेकिन भारत के अंदर ये 13 शिक्षा प्रणाली है। एक तो बिहार बोर्ड है, दूसरा CBSE बोर्ड है, तीसरा ICSE बोर्ड है। तो इस 13 शिक्षा प्रणाली जो है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये जानबूझकर महंगी शिक्षा की गई है, जिससे हम जो SC ST OBC के जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो अपना फी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और इस फी को सर्वाइव न करने के कारण उनको शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। उनको इस तरीके से जाति बेइज्जती किया जाता है उनको फीस को लेकर कि वो बच्चे अनमैच्योर होने के कारण वो मतलब उस जो घटना घटती है उनके लाभ, जो गिल्टी फील होता है उनको, उस गिल्टी को वो पॉजिटिव नहीं ले पाते हैं अनमैच्योर होने के कारण, और वो परेशान होकर वो ऐसा सुसाइड करने तक का वो कदम उठा लेते हैं। 26% टैरिफ को लेके क्या कहेंगे? 26% टैरिफ को लेकर ये तो हमारे नेशनल लेवल के लीडर्स लोगों को समझना चाहिए जी। हमारे लोग वक्फ बिल में लोगों को उलझाए हुए हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया है, इससे चीन में आप देखेंगे कि चीन के साथ उनका अभी वाक युद्ध शुरू हो गया है, उनमें मनमुटाव होना शुरू हो गया। वो इस बातों को समझ रहे हैं, लेकिन हमारे जो भारत के जो लीडर्स हैं उनको यह समझ में नहीं आ रहा है। उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम, वक्फ बिल, मंदिर मस्जिद, इन्हीं मुद्दों पे सिर्फ चुनाव लड़ती है, और हम बहुजनों को वोट लेने के लिए सिर्फ बरगलाकर हम SC ST OBC लोगों को हिंदू के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। जी, काफ़ी कुछ आपने बताया। तो क्या आने वाले दिनों में आप लोग युवा हैं, क्या इन सब चीज़ों को लेके, इन सब मुद्दों को लेके क्या लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों का अवेयरनेस करने का काम करेंगे? सर, ये हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आगामी 1 जुलाई 2025 को भारत बंद का एक विशाल आंदोलन का घोषणा किया गया है। जी। तो हम अपने समाज के लोगों को निरंतर ये जो हमारा उद्देश्य है लोगों को जागृत करना, उनके हक अधिकार के प्रति जागृत करके उनको उनके हक अधिकार मिले, ऐसा हम लोग निरंतर संघर्ष करने वाले हैं। और इस तैयारी करते हुए हम 1 जुलाई को विशाल भारत बंद करने का प्रोग्राम करेंगे। जी। आप बताइए सर, आप लोग भी आए हैं, आप बताइए, आप लोग भी आए हैं सर, तो क्या स्थिति लग रहा है और जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसके पीछे क्या कुछ सोच है, क्या वजह है, आपकी क्या राय है? सर, ये जो प्रोग्राम लगाया गया है निजामपुर गांव में लगाया गया है, तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम सबलपुर पंचायत और तूलाडी पंचायत के ग्रामवासियों को मैं सूचित
सूचित करना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आए और ये जो प्रोग्राम लगाया गया है इस प्रोग्राम को सुनने के लिए इसमें जो विषय लगाया गया बहुत ही ज्वलंत विषय है। अभी आपने जिस प्रकार से जो ईवीएम का जो मुद्दा देखा, ईवीएम का मुद्दा बहुत ही बड़ा लेवल पर जा चुका है और ईवीएम जो है, ईवीएम फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल चुका है। तो ये जो ईवीएम है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक मशीन है। जिस प्रकार आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल भी एक मशीन है। आप तराजू, इलेक्ट्रॉनिक तराजू यूज करते हैं तो वो भी एक तराजू है। उसमें फेर बदल किया जा सकता है, उसमें अप डाउन किया जा सकता है। अभी आपने सुना होगा कि आपके बिना अनुमति के आपके मोबाइल पर रिंगटोन एक्टिवेट कर दिया गया। आपका जो पुराना वाला रिंगटोन है वो नहीं सुनाई देता बल्कि कुछ और सुनाई देने लगा। तो ये मशीन है, तो मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। इस सुप्रीम कोर्ट ने इसका जांच करने के बाद ही जजमेंट दिया था। ईवीएम मशीन से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। और देश के जो जितना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जो देश है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली, वो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है। एडवांस होने के साथ साथ वहाँ पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है बल्कि वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और बैलेट पेपर से चुनाव इसलिए होता है क्योंकि उनको पता है कि ईवीएम मशीन है, उसमें छेड़खानी हो सकती है, परिणाम को बदला जा सकता है। ईवीएम में रिकाउंटिंग की सुविधा नहीं है। तो हमारा जो देश है भारत, यहाँ पर लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक चीज की जानकारी नहीं है, मशीन के बारे में उतना कोई जानकारी नहीं। बहुत सारे लोगों को मोबाइल चलाने नहीं आता यहाँ तक कि उसको ईवीएम मशीन से चुनाव लिया जा रहा है। यानी सीधा सीधी लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। और इस हत्या जो लोकतंत्र की हो रही है, ये बीजेपी, कांग्रेस के लोग मिलकर कर रहे हैं। 2004 में कांग्रेस ने ईवीएम के माध्यम से घोटाला करके चुनाव जीता। फिर 2014 में बीजेपी ने घोटाला करके चुनाव जीता। ये घोटालेबाजी चल रही है। अभी आपने महाराष्ट्र का रिजल्ट देखा, लगभग 76 लाख जो वोट है, 76 लाख वोटों की धांधली हुई है। यानी धांधली, यानी जो वोट का जो अधिकार रहा है, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, ये वोट के अधिकार को शून्य घोषित कर दिया गया ईवीएम के माध्यम से। तो ईवीएम पर हम लोगों का एकदम भरोसा नहीं है। तो ये मुद्दा उसमें लगाया गया है कि वहाँ पर लोग आए और इस मुद्दे पर। तो आने वाले दिनों में क्या इन सब तमाम मुद्दों के लेके लोगों के बीच में जाएंगे आप लोग क्या, और उसके लिए आंदोलन करेंगे? हम लोग जब से इस मिशन में जुड़े हैं और मिशन में जुड़ने के बाद जब हम लोग सामाजिक नॉलेज हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो जो एकेडमिक नॉलेज है हमारे पास, लेकिन सोशल नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले हमें सोशल नॉलेज लेना चाहिए। सोशल नॉलेज के हिसाब से ही मुद्दे तय किया जाता है। अभी आपने जो मुद्दा अभी देखा, जिस प्रकार से अभी कानून पास किया जा रहा है, जैसे मजदूरों के खिलाफ 8 घंटा के लेबर एक्ट को बदल के 12 घंटा कर दिया गया। आपने अभी वक्फ बोर्ड बिल कानून पास कर दिया गया। अभी आपने ड्राइवरों के लिए देखा होगा कि कानून पारित कर दिया गया। किसानों के लिए 3 कानून बिल ला दिया गया। विद्यार्थियों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा के अधिकार को खत्म करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला दिया गया। वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए ईवीएम मशीन ला दिया गया। और ये सब जो धांधली किया जा रहा है, सरकार के मिलीभगत से किया जा रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर लोग, हमारे समाज के लोग, SC, ST, OBC जो बहुजन लोग हैं, जिनकी संख्या भारत में 90% है, अगर वो जागृत हो जाते हैं तो वो खुद का अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं, खुद का अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और साथ ही मैं यह बताना चाहता हूँ कि अभी जो 2 मुद्दे जो चल रहे हैं, अभी ईवीएम का मुद्दा हो, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो, ये 2 बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं। और यह मुद्दों के लिए हम लोग 1 जुलाई 2025 को भारत बंद करेंगे। जिस प्रकार से हमने 31 दिसंबर को भारत बंद किया, उस प्रकार से हम 1 जुलाई को भी भारत बंद करेंगे। और यह 2030 तक कार्यक्रम चलेगा। और लगभग 6 साल में 12 बार भारत बंद किया जाएगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। तो देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि देश को गुमराह किया जा रहा है, देश के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और इसके लिए ये लोग 1 जुलाई को भारत भी बंद करेंगे। और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह के ज्वलंत मुद्दों के लिए लगातार हम लोग जो है सरकार पर जो है प्रेशर बनाएंगे, प्रहार करेंगे, ताकि जो आम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों से राहत मिल सके, आम लोगों को भटकाया ना जा सके, देश को जो है मुद्दा विहीन नहीं बनाया जा सके और देश का विकास हो। इसके लिए
इन लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तमाम युवा साथी, और निश्चित तौर पे ये लोग जो है आगे सफल भी होंगे जैसा इनका भरोसा और विश्वास है। हम आगे भी जाएंगे, दिखाएंगे देश दुनिया से, गाँव से शहर तक के लिए खबरों के लिए देखते रहे टुडे भारत 24। तब तक दें हमें इजाज़त, नमस्कार।